तो हेलो व्यूअर्स, 4 जुलाई 2023 दिन मंगलवार की शाम का आप सभी को नमस्कार। आज जिस टॉपिक पे हम जिक्र करेंगे वो है, जैसे कि टाइटल में लिखा हुआ है कि सेंसेक्स इज इंचिंग टुवर्ड 94,000। अब ये 94,000 कैसे होगा, ये किसी पंडित की भविष्यवाणी नहीं है। ये पूरा डेटा बेस्ड है, पूरे डेटा और फैक्ट्स पे आधारित है। हिस्ट्री में जाकर के डेटा को निकाला है और कैसे क्या हो सकता है, कौन सी इवेंट्स प्ले आउट होने की संभावना है बेस्ड अपॉन डेटा एंड हिस्टोरिकल फैक्ट। उसको देखते हुए हमने ये एनालिसिस की है, पूरा डेटा निकाला है, पहले 25 सालों का बीएसई सेंसेक्स का एफआईआई का डेटा निकाला है और उसके लिए कंपैरिजन करके उसका इंटरप्रिटेशन करके आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। थोड़ा सा जिक्र मैं पहले पिछले वीडियो का कर लूँ रेफरेंस के लिए। मैंने पिछले एक वीडियो में डाला था कि आपका निफ्टी 50 30,900 तक जा सकता है और उसका पूरा लॉजिकल उसका जस्टिफिकेशन कैसे होगा वो भी उसके अंदर डाला है, कैलकुलेशंस, फैक्ट्स, और जैसे इसमें सारा डेटा लिया है उसमें भी सारा डेटा लिया है। फर्क उसमें यह है कि उसमें जो लॉजिक्स हमने एक्सप्लेन किए थे उसको यहाँ पे डीपली एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ और लॉजिक्स, कुछ और फैक्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया है, तो उसके बेसिस पे जानेंगे कि किस तरीके से होगा। उसमें हमने एक रिलायंस पे वीडियो डाला था कि रिलायंस 5,000 होना चाहिए अगर सेंसेक्स को यहाँ पहुँचना है, निफ्टी को यहाँ पहुँचना है तो 5,000 कैसे होगा और उसके क्या जस्टिफिकेशन हो सकते हैं, वो हमने अपने चैनल पर डाला था। उसको काफ़ी लाइक भी किया गया। तो बात करते हैं इस बीएसई सेंसेक्स के बारे में। सामने स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा है ये बीएसई सेंसेक्स का 23.5 साल का डेटा है, मतलब सन 2000 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 23-24 का हाफ ईयर भी क्लोज हुआ है तो 23.5 हो गया, इसे 23.5। तो सन 2000 से हमने डेटा उठाया है। यहाँ पे जो बेस डेटा 2000 का लिया है ये उस साल के का एवरेज, सेंसेक्स का एवरेज लेवल है। अच्छा, बाकी डेटा में जल्दी से समझा देता हूँ आपको। ये ईयर हो गए, कंप्लीटेड ईयर 1 2 3 4 से 23.5। इसके ईयर एंडिंग में अभी जो करंट ईयर चल रहा है वो ईयर एंडिंग 24 हुआ, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, जस्ट फॉर क्लैरिटी। नहीं तो कोई बोलेगा यार 24 तो शुरू भी नहीं हुआ, आप क्या 24 लग के बैठ गए। ऐसा नहीं है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आधा अभी हो गया है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं अभी। तो 3 महीने को भी हमने 23.5 ही मान लिया है, जुलाई लग गया है तो उसमें इतना कैलकुलेशंस में इतना फ़र्क नहीं आएगा। एफआईआई के इन्फ्लोज कैसे रहे इन पीरियड्स में, वो डेटा है। ये जो एफआईआई के इन्फ्लोज हैं ये रुपीस इन करोड़, कितने हज़ार करोड़, जैसे ये 87,295 करोड़, फॉर कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इतनी बड़ी फिगर्स में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कन्फ्यूजन ना हो तो ये करोड़ में फिगर है। और एवरेज डॉलर रेट जो उस पीरियड में चल रहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं भी आपको बताऊंगा। फिर इसको हमने कन्वर्ट कर लिया डॉलर में। जो इनफ्लोज आए वो इक्विवेलेंट टू कितने डॉलर थे, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने लिखा है सेंसेक्स का हाई उस ईयर में, इस पीरियड में जो सेंसेक्स का हाई था वो, और इस कॉलम में सेंसेक्स का जो लो था वो मेंशन किया है। चलिए अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है लॉन्ग टर्म सीएजीआर टॉप पे, मतलब इस वाले प्राइस पे कितना सीएजीआर आ रहा है इस बेस प्राइस से अगर कैलकुलेट करें तो। ऐसे ही यहाँ पे जब बॉटम पे था, हर साल के बॉटम का अगर कैलकुलेट किया है इस स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। अब हम ये तो सारा जो डेटा हमने लिया उसकी बात कर ली। अब इस डेटा को हम करते हैं इंटरप्रेटेड। देखिए जो रेड कलर की जो सेल दिखाई दे रही है ना आपको, ये सारी है इसकी सेलिंग वाली सेल। तो जो डॉलर का मैं इम्पैक्ट पहले बताने जा रहा था वो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ 53,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी, जबकि डॉलर टर्म्स में वो 1360 करोड़ था। 1360 करोड़ की सेलिंग देखिए बीच में कहीं नहीं हुई, छोटी मोटी सेलिंग हुई है सिर्फ यहाँ पे जा करके।
यहाँ पे जाकर के 1,10,000 करोड़ की सेलिंग हुई है एफआईआई के, लेकिन डॉलर, इसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो सिर्फ 1488 करोड़ आता है, यहाँ भी 1360 करोड़ करोड़ डॉलर था। तो ये ऑलमोस्ट ये सेलिंग और ये सेलिंग, ये दोनों एक जैसी, जबकि रुपीज टर्म्स में ये 53,000 करोड़ था, 1,10,000 करोड़। इतना बड़ा इम्पैक्ट आता है क्योंकि हमारी करेंसी ईयर और ईयर हर साल एक रेगुलर इंटरवल पे वीक होती जाती है और डॉलर स्ट्रांग होता जाता है। ये हिस्ट्री है। तो अब हम क्या इसमें इससे डेटा से क्या इंटरप्रेट करने जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे 1360 करोड़ की जब सेलिंग हुई तो अगले साल में जब फॉलो बाइंग आई तो वो कितनी थी, लगा लेते हैं इसको, ये किया प्लस ये किया, 4,731 करोड़ डॉलर की बाइंग आई अगले 2 साल में। फॉलो बाइंग जो पाती है आई, ये सेलिंग का कितने टाइम्स थी, 3.48 टाइम्स थी अपनी सेलिंग की। पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा देखिए, यहाँ पे आई 80 करोड़ की सेलिंग। इसको मैं 80 करोड़ की सेलिंग को कोई मेजर सेलिंग नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि अगले सालों में फिर इसकी बाइंग आ गई तो बहुत ज़्यादा बाइंग आ गई है ना, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ 352 करोड़ की सेलिंग आई, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट सेलिंग नहीं है, सेलिंग तो है, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ आई 1400, इसके टक्कर की सेलिंग यहाँ पे आई, इसके टक्कर की सेलिंग यहाँ पे आई, जो कि हमारा पिछले साल पूरा एफआईए ने तंग किया हम लोगों को। हालांकि हमारे डीआईआई और एचएनआई इन्वेस्टर्स ने, क्योंकि हिंदुस्तान में इन्वेस्टर अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, तो लोगों ने शेयर बाजार में पैसा खूब डाला है, एसआईपीज खूब की हैं, बाजार को गिरने नहीं दिया, वरना बाजार कोलैप्स हो सकता था इतनी सेलिंग के साथ। तो अब देखते हैं, अब यहाँ पे 3.48 टाइम्स की जो फॉलो अप बाइंग आई है, लेट अस अज्यूम कि वही फॉलो अप बाइंग रिपीट हो जाती है यहाँ पे भी, 3.48 टाइम्स हो जाती है। इसको स्क्रीन पे ले आता हूँ, ठीक है जी। 3.48 टाइम्स की अगर फॉलो अप बाइंग आती है तो डॉलर टर्म्स में वो कितनी होगी, 5,180 करोड़ डॉलर। उसमें से 1,064 करोड़ की ऑलरेडी आ चुकी है, अभी 3-4 महीने में जो आई है वो आ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। इसका मतलब 4,114 करोड़ की बाइंग और आनी है। और क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होती है हमेशा, एफआईआई क्यों नहीं आएंगे, एफआईआई को आना ही है। और 1488 करोड़ बेच के गए थे केवल, तो उसका 3.5 गुना लेकर के भी आएंगे, आना ही है हमको। तो उसको 82 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो रुपीज टर्म्स में कितना हो जाता है भाई साहब, 3,37,390 करोड़। कितना, 3,38,000 करोड़ करीब करीब। बोलने में भी मुश्किल होता है इतनी बड़ी फिगर, लिखने में और हिसाब लगाने में तो औरतों के तो ऊपर से निकल जाएगी, हमारे भी ऊपर से निकल रही है। इतनी बड़ी बाइंग आएगी तो आपका सेंसेक्स जो 65,000 पे 94,000 नहीं हो पाएगा क्या, बताइए आप। कोई तकलीफ आएगी? कोई तकलीफ नहीं आएगी। मैं कहता हूँ चलिए डबल ही लाते हैं, डबल तो लाएंगे, 3.5 गुने नहीं लाएंगे, डबल तो लाएंगे, तब भी 1,56,000 करोड़ रुपए की, 1,57,000 करोड़ रुपए की का फ्रेश इनफ्लो आना है अपने शेयर बाजार में एफआईआई का। मार्केट बढ़ेगा नहीं क्या, वैल्यूएशन स्ट्रेच नहीं होंगे? हमेशा वैल्यूएशन स्ट्रेच करते हैं एफआईआई, और जब आते हैं ना तो ऐसे ही वैल्यूएशन स्ट्रेच होता है। तो कौन कौन से शेयर में क्या क्या हो सकता है वो मैंने जिक्र किया था दूसरे वीडियो में, जो निफ्टी 50 वाला था, इसमें भी थोड़ा सा कर लेंगे, वो कैलकुलेशंस भी हैं। लेकिन अभी इससे पहले नजर डाल लेते हैं कि चलो ये तो कोई कह सकता है कि भाई चलो नहीं आए तो चलो, तो दूसरा एक सेंस लेते हैं इसी का। नहीं आए तो कहने को तो कोई कह ही सकता है, नहीं आए तो आएंगे। अब उसका जवाब ये है कि क्यों आएंगे भाई, इसलिए आएंगे क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान भिखारी हो गया। हिंदुस्तान में सारे काम हो रहे हैं, हिंदुस्तान वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के चक्कर में है, और डिमांड की कोई कमी नहीं, पूरी दुनिया का फोकस यहीं पे है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पे है।
तो भाई कहाँ, यहाँ नहीं करेंगे इन्वेस्ट तो कहाँ करेंगे, करना तो पड़ेगा ही। अच्छा, चलो वो करें नहीं करें, एक मिनट के लिए उस टॉपिक को छोड़ दो भाई। जो अपना सेंसेक्स है, जब ये अपने टॉप पीक पे होता है ना, पीक पे हर साल का पीक जो हमने उठाया और उसका CAGR कैलकुलेट करते तो 13.64% होता है, और जब बॉटम पे होता है तो उसका CAGR आता है कैगर। कैगर का मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब जिस रेट से कंपाउंडिंग होती है 9.72 के हिसाब से तब भी रह जाती है। अब हमने यहाँ से ले लिया है 2000, यहाँ से 2005-6 से ले लिया है इसको, नीचे के सालों को छोड़ दिया। हालांकि कैलकुलेशन तो 2000 इससे की 2000 से ही किया, लेकिन एवरेज निकालने के लिए हमने 2006 से ले लिया। तो इन सालों का हमने एवरेज निकाला अगर, तो कितना आता है 13.64% जो ऊपर लिखा हुआ है, और इन सालों का एवरेज निकल करके आता है 9.72%। तो ये अब आप कहोगे 94 जारी क्यों बोल रहे हो भाई, 94,000 क्या किसी पंडित ने बताया कि 94 बोलना है, सीधे 95 बोल लेते, 1 लाख बोल लेते। भाई देखो जो कैलकुलेशन से आ रही है हमने वही बोला, हमारी बस, हम एक पैसे का हिसाब इधर उधर नहीं कर सकते। देखो 13.64 का CAGR लाने के लिए आपको सेंसेक्स को 65,205 से खींच के 94,000 करना पड़ेगा, करते ही आपका ये CAGR 13.64% आ जाता है। और अगर गिर गया तो वर्स्ट केस में 41,500 तक जाएगा, जिससे कि इसका लॉन्ग टर्म का CAGR जो है 41,500 पे 9.72 आ जाएगा फिर। ठीक है, तो ये तो रही बात की 94,000 की फिगर क्यों। अब बात करते हैं कि कैसे होगा। तो ये इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, सेंसेक्स 30 के पार्टिसिपेंट हैं। देखिए इसमें सेंसेक्स 30 के पार्टिसिपेंट में हमने सभी की वैल्यूशन को, जो हमें अपने एक आइडिया से कि भाई कहाँ तक कौन से शेयर की वैल्यू जस्टिफाई हो सकती है, हमने लिखी है। तो देखिए 30 में से कम 7-8 शेयर तो ऐसे हैं जो कि जो हमने यहाँ पे लेवल लिखे हैं वहाँ तक पहले भी जा चुके हैं, लेकिन कुछ शेयर्स को आउट परफॉर्म करना पड़ेगा। आउट परफॉर्म करने वाले शेयरों का मैं मोटा मोटा नाम ले लेता हूँ। रिलायंस को जाना पड़ेगा 5,000 के लेवल पे। 5,000 के लेवल को जस्टिफाई कैसे करेगा, उसकी कहानी मैंने अपने अलग वीडियो में डाली है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। HDFC बैंक 2600 कैसे जाएगा, हाँ 2600 जाने में थोड़ा कंसर्न है। अब HDFC दोनों का मर्जर होगा तो फिर ये मर्जर होने के बाद एक बड़ी एंटिटी बन जाएगी, और यार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, परफॉर्म भी ठीक ठाक करता है, तो थोड़ी सी वैल्यूएशन FII स्ट्रेच कर देंगे ना। तो वैसे भी इनके जो ब्रोकर हाउसेज हैं वो 2200-2300 रुपये का टारगेट तो देते ही रहते हैं, हमने 2600 कर दिया तो अभी दे देंगे 1-2 क्वार्टर के बाद वो भी 2600 होगा, वो भी जस्टिफाई कर देंगे। ITC 900 रुपये। भाई साहब ITC के ऊपर मैं एक वीडियो डालूंगा कि 900 की वैल्यूएशन क्यों होनी चाहिए, क्योंकि देखो इसके जो FMCG वाले प्रोडक्ट हैं उनको अगर वैल्यू उस हिसाब से मिलने लग जाए, जिस हिसाब से ग्रोथ आ रही है, उन सारी चीज़ों को देखें, और सिगरेट वाले को थोड़ा सा कंसीडर कर लें कि भाई ठीक ठाक पी दे देंगे उसको, तो इसमें भी दम है 900 तक जाने का। इसके अलावा बाकी सब आप देखो, बाकी सब देखो, HDFC तो अपने हिसाब से, उसके हिसाब से चलेगा, अपने बॉस के हिसाब से, HDFC बैंक के जो मर्जर रेशियो के हिसाब से चलेगा। इन्फोसिस का 2000 जाना, IT में थोड़ा सा भी बूम आया ना, थोड़ी सी भी ग्रीन शूट्स नजर आए ना, तो 2000 नहीं 2400 जाएगा ये। LNT 4000 जा सकता है, ये 2600-2700 तक तो घूम ही रहा है, और उसको 4000 ले भी जाओगे तो कोई मना नहीं करने वाला, ठीक है चला जाएगा। 4500 TCS इतने का तो बाय किया था इसने। तो वही है कि IT में थोड़े से भी ग्रीन शूट्स नजर आएंगे। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, जो इंटरनेशनल माइक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट जो ठीक नहीं है, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा। एक्सिस बैंक 1700 रुपये, जब HDFC वहाँ पहुँचेगा तो ये भी पहुँच जाएगा पीछे पीछे। और HUL 3500 रुपये को कोई मना नहीं कर रहा, पहुँचा दो तो पहुँचा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें FMCG का प्ले है। SBI 800 रुपये, भारतीय एयरटेल 1200 रुपये, बजाज फाइनेंस ये 8,500 तक तो अभी थोड़े दिन पहले ही गया था। 9,000 हमने लिया हुआ है तो 9,000 8,000 के आसपास तो आ ही गया, अभी भी तो पहुँच जाएगा 9,000, क्या परेशानी है इसको। एशियन पेंट 5,000 सारे चलेंगे तो ये तो किसी भी भाव को जस्टिफाई करने वाला है। M&M 1400 चल ही रहा है, 1800 होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मारुति सुजुकी 1100 जा ही सकता है। टाइटन 3,000 से ऊपर अभी ही चल रहा है, तो 3500 क्या मुश्किल है इसके लिए। SCL टेक्नोलॉजी 1600 तक जा चुका है पहले भी। सन फार्मा 1250 तक नया नहीं है अभी, लेकिन चला जाएगा, ये भी कोई ज़्यादा नहीं बढ़ना है इसको भी यहाँ से। टाटा मोटर 700 तक जा ही सकता है, 600 के आसपास तो है ही। बजाज फिंसर 1800 लिया है, 18,500,
1850 होगा ना, क्योंकि स्प्लिट होने के बाद वहाँ पहले भी जा चुका है ये। अल्ट्राटेक सीमेंट 8,500 पे चल ही रहा है, 9,000 में क्या तकलीफ है इसको। इंडस्ट्रियल बैंक 2,000 लगा चुका है भाई साहब एक ज़माने में, 4 साल पहले आज से। तो सब चीज़ ठीक रही तो ये भी चला जाएगा। एनटीपीसी 2.25 तक कोई बड़ी बात नहीं। टाटा स्टील 140 पहले भी जा चुका है। नेस्ले 30,000, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हो गई। पावर ग्रिड 300 रुपये, अभी 250 तो चल ही रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परफॉर्मेंस ठीक ठाक है कंपनी की। टेक महिंद्रा 1900 मार के आ चुका है। विप्रो भी 600-700 रुपये तक जा चुका है, हमने यहाँ 500 ही लिया है। तो उस हिसाब से, और ये लेने के बाद भी ये तो 99,000 का होता है सेंसेक्स। अगर ये भाव आएंगे तो 99,000, अब तो 94,000 की बात कर रहे हैं। तो देखो, जो पर्पस था इस वीडियो का वो बेसिकली ये था कि भाई बड़ी फिगर को देख करके अपने दिमाग को छोटा नहीं करना। क्या फैक्ट्स पहले एमर्ज हुए थे और क्या फैक्ट्स आज की डेट में हमारे सामने हैं, जिसके बेसिस पे ये चीज़ें पहले चलती आई हैं, और उन्हीं को सबको देखते हुए हमको अपना मन बनाना चाहिए। ये नहीं कि 2-4% का प्रॉफिट हुआ तो सोचा कि यार लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं है। वो इतनी जो स्क्रीन इस समय बना हुआ है ना शेयर बाजार का, उस स्क्रीन को देख करके ये मेरे को इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल तो लगता ही नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि पॉसिबल होने की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। और अभी आप रिटर्न्स प्रोफाइल भी तो देखो ना कि क्या बीएससी का सेंसेक्स 13.5% का भी CAGR नहीं देगा। क्यों नहीं देना चाहिए? 7% तो इन्फ्लेशन ही हो जाता है हमारे यहाँ। तो इसके अलावा जो दुनिया भर में गाना गाते फिर रहे हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमी ये वो, उसका कोई असर नहीं आएगा क्या? 6-7% उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा क्या? तो ये होना चाहिए और ये होगा। अब जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल में ये जरूर होना चाहिए। ये थे मेरे विचार इस कैलकुलेशंस को लेकर के। आप इस कैलकुलेशंस को ठीक से देखिए और अपने विचार ज़रूर बताइए। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो वो भी बताइए। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, 3-4 घंटे इसमें लग गए सारे डेटा को निकालने में, बनाने में, और उसके बाद ये वीडियो अभी रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ आपके साथ। तो इसको पोस्ट करूँगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर वीडियो देखते हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। लोगों में अवेयरनेस बढ़ाइए, क्योंकि एक्सरसाइज इतनी लंबी चौड़ी हमारी तरफ से हुई है, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज आप भी कीजिए कि लोगों तक पहुँचे, ये लोगों को भी समझ बढ़े। और हमारे से कोई मदद चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको भी करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।